नमस्कार साथियों, नमस्कार स्टूडेंट्स। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का। इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी का, जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं और प्लेसेंटा बोलते हैं। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन निश्चित ही नेट, नीट, टीजीटी, पीजीटी में तो हर साल इससे एक दो क्वेश्चन 100% बनते हैं। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भी बनते हैं हर बार। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन कि वीडियो को पूरा देखें, नोट्स प्रिपेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी की, तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसको कहा जाता है? कार्ल अर्नस्ट बॉनवेयर। कार्ल अर्नस्ट बॉनवेयर को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है, पीके माहेश्वरी या। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा की बात करें तो इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित, जिनको आप लोगों को जानना आवश्यक है। जानने की कोशिश करिएगा। प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन है वो कोरियन से होता है। किससे होता है? कोरियन से। एमनियन एक लेयर होती है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करती है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में, लेकिन एमनियन तो नहीं करती है, लेकिन योक सैक जो पीत होता है वो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। एलेंटॉइस एक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। ये भी प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में एमनियन के साथ एलेंटॉइस एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विद द कोरियन। ये क्या करता है कि कोरियन के साथ प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में ये भी पार्टिसिपेट करता है। और जब ये कोरियन और एलेंटॉइस मिल करके प्लेसेंटा बनाता है तो ऐसे प्लेसेंटेसा को एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा बोलते हैं। योक्सेक एलेंटॉइस जो है इज इन रिड्यूस फॉर्म इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनते समय या योक्सेक और एलेंटॉइस, ये दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं जो रिड्यूस फॉर्म में पाए जाते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियो से अलग एक्स्ट्रा होती हैं, मतलब एम्ब्रियो को छोड़ करके कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। उनको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को डेवलप करने में या एम्ब्रियो के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, सहायता करती हैं। ये मेम्ब्रेन्स जो है चार होती हैं। नंबर 1 पे एमनियन, नंबर 2 पे कोरियन, नंबर 3 योक्सेक और नंबर 4 पर एलेंटॉइस। अगर हम जो है इनके डेवलपमेंट की बात करें तो दीज लेयर्स डेवलप फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। ये एम्ब्रियो की ट्रोफोब्लास्ट अवस्था से डेवलप होती हैं। और इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है नाम याद करने के लिए, AACY, अकी या आकी बोल सकते हैं हम लोग। इसको याद करने के लिए ये सिंपल सी तरीका है। अगर हम डायग्राम के आधार पर देखें तो ये एक डायग्राम है जो मेरा खुद का बनाया हुआ डायग्राम है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स का डायग्राम है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो सबसे ऊपर की लेयर है ये चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, एक लेयर ये है। उसके बाद इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो एमनियन एक लेयर है, एमनियन। ठीक है, और एमनियन के अंदर, मतलब एमनियन जो है
घेरे रहता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये अगर हम बात करें तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एमनियन चारों ओर से घेरे रहता है, ठीक है। और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें भरा होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड। क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिन सेल्स को हम फीटल सेल कहते हैं, ये फीटल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे बाहर लेयर होती है इसको बोलते हैं कोरियोन। क्या बोलते हैं, कोरियोन, जो एमनियन को भी कवर करती है, ठीक। इसके बाद अगर हम निचले हिस्से की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक एलेंटॉयस निकलता है और एक यॉर्क सैक होता है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं। अगर हम बात करें, एक प्रोसेस होती है एमनियोसेंटेसिस। ये एक टेक्निक है, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक टू फ्लूड आउट टू फाइंड आउट द डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी ऑफ एन एम्ब्रियो। मतलब किसी भी एम्ब्रियो में, किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो में किसी भी डिफेक्ट को, किसी भी एबनॉर्मलिटी को जांचने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। और ये एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो सेल होती हैं फीटल सेल्स, उनके द्वारा होती है। उनसे ये पता लगाया जाता है, उन सेल के माध्यम से, कि एम्ब्रियो में, डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई जर्क तो नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये, अब हम बात करें एलेंटॉयस की। एलेंटॉयस एक महत्वपूर्ण लेयर है विच कवर द एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्ब्रियो को चारों ओर से कवर करती है। इसका काम क्या होता है, ये फंक्शनिंग एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। इन स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिमूव वेस्ट। ये क्या करती है, एलेंटॉयस क्या करती है कि जो भी एम्ब्रियो के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको स्टोर करती है, और स्टोर करने के बाद उनको रिमूव आउट कर देती है, उनको बाहर निकाल देती है। तो यह फंक्शन अगर ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो हम, ये फंक्शन किसका होता है, किसी भी एनिमल के अंदर ये फंक्शन हायर एनिमल के अंदर किडनी का होता है। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो लेयर है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी के नाम से जानी जाती है। और फंक्शन एज किडनी, मतलब ये किडनी की तरह काम करती है, हमारे वृक्क की तरह काम करती है, ठीक है। और ये जो है एक्सक्रीशन में बहुत हेल्प करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में, रिमूव आउट करने में बहुत हेल्प करती है। और ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एलेंटॉयस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये बहुत कम डेवलप होती है, पुअरली डेवलप होती है। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है एक यॉर्क सैक, यॉर्क सैक, जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि यॉर्क सैक को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के रूप में हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट बोलते हैं। यह फूड को स्टोर करता है, मतलब जो भी न्यूट्रिशन एम्ब्रियो लेता है उस न्यूट्रिशन को स्टोर करता है और उसका डाइजेशन करता है, और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है। और ये भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पुअरली डेवलप होती है। वेरी वेल डेवलप किसके अंदर होती है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंडे जो होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, बहुत मतलब कंप्लीटली डेवलप होती है। एम्ब्रियो को किसी भी बाहरी शॉक, धक्का या जर्क से जो है बचाने के लिए एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम एम्ब्रियोनिक फ्लूइड बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक फ्लूइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इससे एक बीमारी बनती है जिसको एनसेफेली बोलते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा लगभग 1 लीटर मैक्सिमम होती है, लेकिन अगर यही मात्रा 1.5 लीटर तक जाती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन मोर देन जब 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो फिर ये समझ लीजिएगा कि उस एमनियोटिक फ्लूइड के जो है अंदर डेवलप होने वाला जो एम्ब्रियो है उसके लिए परेशानियां खड़ी होती हैं और वो जो है उसको नुकसान करने लगता है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस
हमने बोला है, अभी बताया है कि एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक विच फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटी और जर्क इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो में एबनॉर्मलिटी, जर्क या शॉक, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं उनके बारे में। एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया जांच जिस सेल के माध्यम से की जाती है वह सेल एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जाती है और उस सेल को हम लोग फीटल सेल कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया भी था कि उस सेल को फीटल सेल कहते हैं। एम्ब्रियो में किसी भी डिफेक्ट अथवा एबनॉर्मलिटी की जांच जिस सेल के द्वारा होती है वह सेल फीटल सेल है, ठीक। और फीटल सेल फाउंड इन एमनियोटिक फ्लूइड, ये कहाँ पाई जाती है? एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जाती है। दैट इज क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेयर इज कोरियन, मतलब तीसरी जो लेयर है वो है कोरियन। ये सबसे बाहर की लेयर है। आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, आउटर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो है प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फॉर्मेशन करती है प्लेसेंटा का, और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसों के आदान प्रदान में भी मदद करती है। एक्ट्स एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स, मतलब गैसों का आदान प्रदान रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और ये रेस्पायरेशन की प्रोसेस अगर हम देखें तो कौन करता है? जो है ह्यूमन बीइंग्स या किसी भी एनिमल में लंग्स करते हैं, मोस्टली हायर एनिमल में। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स के नाम से भी जानी जाती है, उसकी तरह काम करती है। डेवलप्ड फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफियो डिस, ये जो है ट्रोफोब्लास्ट से डेवलप होता है। अगर हम डायग्राम को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम एक सेक पे बात करेंगे। क्या होता है कि जो एमनियोन है ये डबल लेयर्ड होती है। इसके अंदर एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। इसकी इनर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, एमनियोन की इनर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, और आउटर लेयर को मीजोडर्म कहते हैं। मोस्टली ज़्यादातर केसेस में अगर हम देखते हैं तो आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहा जाता है और इनर लेयर को क्या एंडोडर्म कहा जाता है, मध्य की लेयर को मीजोडर्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एमनियोन की जो डबल लेयर्ड है उनमें से इनर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और आउटर लेयर को मीजोडर्म कहते हैं। और ये जो एमनियोन है ये सोमेटोप्लियूर कहलाती है। क्या कहलाती है? सोमेटोप्लियूर कहलाती है, ठीक है, सोमेटोप्लियूर कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एलेंटोइस की, तो एलेंटोइस की आउटर मेम्ब्रेन को मीजोडर्म कहते हैं। एमनियोन की आउटर लेयर को भी मीजोडर्म कहते हैं, एलेंटोइस की भी आउटर लेयर को मीजोडर्म कहते हैं। और इनर लेयर को अगर हम देखें, एलेंटोइस की इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, लेकिन एमनियोन की इनर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कोरियन, तो कोरियन को सोमेटोप्लियूर कहा जाता है क्योंकि इसकी इनर लेयर को मीजोडर्म कहते हैं और आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे आगे। योग सैक जो होता है उसकी इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, आउटर लेयर को मीजोडर्म कहते हैं। इसे स्पैंक्नोप्लियूर बोलते हैं, स्पैंक्नोप्लियूर। तो सोमेटोप्लियूर एमनियोन को बोलते हैं, कोरियन को भी सोमेटोप्लियूर बोलते हैं, स्पैंक्नोप्लियूर बोलते हैं योगसैक को, ठीक है। देखो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बृहद चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने योग्य बात है। स्पैंक्नोप्लियूरल योगसैक जो होता है, स्पैंक्नोप्लियूरल योगसैक जो होता है अथवा उसकी लेयर और एलेंटोइस की लेयर को कहा जाता है, ठीक है। इसी में सोमेटोप्लियूर की इनर लेयर एक्टोडर्म कहलाती है और सोमेटोप्लियूर जो है एमनियोन और कोरियन को कहा जाता है, ये हमने अभी आपको बता दिया। कोरियन की सोमेटोप्लियूर इनर लेयर कोरियन की जो सोमेटोप्लियूर है उसकी इनर लेयर को मीजोडर्म कहते हैं, जबकि एमनियोन की
जो इनर लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, और इसकी आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। उसकी आउटर लेयर को एमनियोन की सोमेटोप्ल्यूर की आउटर लेयर को हम मेसोडर्म कहते हैं। ये क्लियर, ठीक है। अब ये दो शब्द हैं जो सोमेटोप्ल्यूर और स्पेंक्नोप्ल्यूर, ये है क्या, इनको सोमेटोप्ल्यूर जो शब्द है वो कोरियन और एमनियोन के लिए यूज किया जाता है, और स्पेंक्नोप्ल्यूर जो शब्द है वो योक्सक और एलेंटॉइस के लिए उपयोग किया जाता है। रेप्टिलियन और बर्ड्स, मतलब जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनके अंडों में, एग्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योगशक पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मुर्गी के अंडे का जो योगशक पीत निकलता है वो बड़ा होता है। इसी तरह से दूसरे जो बर्ड्स होंगे या रेप्टाइल्स होंगे उनके अंडे में जो पीत होगा, योक होगा, वो लार्ज अमाउंट में होगा, सफिशिएंट अमाउंट में होगा फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, उससे क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है। द एग इज कॉल्ड क्लीडोइक एग, और ऐसे अंडे को हम क्लीडोइक एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीडोइक एग बोलते हैं। ठीक है, स्पेंक्नोप्ल्यूर क्या होता है, स्पेंक्नोप्ल्यूर अभी हम बता चुके हैं। स्पेंक्नोप्ल्यूर के बारे में अभी हमने आप लोगों को बताया कि स्पेंक्नोप्ल्यूर जो शब्द है वो योगशक और एलेंटॉइस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। योगशक के लिए यूज़ करते हैं और एलेंटॉइस के लिए यूज़ करते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें इस योगशक में जो आउटर लेयर होती है स्पेंक्नोप्ल्यूर की उसको मेसोडर्म कहते हैं, इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। और अगर हम एलेंटॉइस में देखें तो आउटर लेयर को मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम एमनियोन की बात करें तो एमनियोन इज द, इट इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूड। एमनियोन कैसे भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूड से भरा होता है, विच प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम द जर्क और शॉक। ये क्या करता है, ये एमनियोटिक फ्लूड जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको शॉक और जर्क से बचाता है। इट प्रोवाइड्स एक्वस मीडियम फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एक्वस मीडियम उपलब्ध कराता है किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। इट कंटेन्स फीटल सेल्स, इसके अंदर फीटल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, विच आर डिटेच्ड व्हेन एम्ब्रियो बिकम बिगर, इट हेल्प इन एमनियोसेंटेसिस। मतलब ये क्या करता है कि जब एम्ब्रियो बड़ा होता है, एम्ब्रियो जब बड़ा होता है तो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस में उसका रोल होता है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस हम बता ही चुके हैं आप लोगों की, एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से किसी भी एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जा सकता है। एमनियोन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। एमनियोन जो है वो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में कोई भी रोल अदा नहीं करता है। अब हम बात करें प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 101% बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी में आते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, ये टेम्पररी वेस्कुलर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी, दिस इज द टेम्पररी वेस्कुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी और सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के पीरियड में फीमेल्स के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, कहाँ डेवलप होता है, यूट्रस के अंदर। ठीक, इट प्रोवाइड्स O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी ऑफ द बेबी और फीटस। ये क्या करता है प्लेसेंटा कि जो फीटस होता है या बच्चा होता है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड के द्वारा जो बेस्ट प्रोडक्ट बेबी के अंदर बनते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। अब टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा कई तरीके के होते हैं। नंबर 1 डिफ्यूज एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा, डिफ्यूज ETC बोलते हैं इसको। ये घोड़े और सुअर के अंदर इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल नॉलेज में आपको बाद में बताएंगे। और दूसरा जो प्लेसेंटा होता है वो कॉटिलिडनरी एपिथीलियो कोरियल, कॉटिलिडनरी ETC बोलते हैं। ये रूमिनेंट्स, जितने भी जो जानवर होते हैं जिनका मुंह चलता है, जो जुगाली करते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है जोनरी
थीलियोकोरियल जो है प्लेसेंटा, जिसको हम जोनरी ईटीसी बोलते हैं। ये कार्निवोरस, जितने भी मांसाहारी होते हैं उनके अंदर बनता है, जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली है इनके अंदर। और एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, हाथी। ये हर्बीवोरस होता है, लेकिन इसके अंदर भी जोनरी ईटीसी बनता है, जोनरी एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा बनता है। डिस्क्वाइड होमोकोरियल प्लेसेंटा, डिस्क्वाइड होमोकोरियल प्लेसेंटा, ये ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, बंदर के अंदर पाया जाता है, एपीज के और रोडेंट्स के अंदर पाया जाता है। मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके अंदर पाया जाता है और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें प्लेसेंटा के पार्ट्स की, तो प्लेसेंटा में मोस्टली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मैटरनल साइड होती है और एक फीटल साइड होती है। मैटरनल साइड को डेसिडियो बेसिलिस बोलते हैं, डेसिडियो बेसिलिस बोलते हैं, और फीटल साइड को कोरियोनिक फाउंडेशन बोलते हैं। ठीक है, जो फीटल साइड होती है ये 80% 80% और प्लेसेंटा बनाती है। ठीक है, और ये जो है फीटस को बनाने में मदद करती है, फीटस का फॉर्मेशन करती है। और ये मैटरनल साइड होती है, 20% ऑफ प्लेसेंटा होता है। ठीक है, इसका जो फंक्शनल लेयर होता है, इसके अंदर अगर हम मैटरनल साइड के अंदर देखें तो दो लेयर होती हैं, एक तो फंक्शनल लेयर होती है जो बाद में डीजनरेट हो जाती है, और एक बसल लेयर होती है जो बाद में डीजनरेट नहीं होती है। अगर हम ह्यूमन प्लेसेंटा की बात करें तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। ह्यूमन प्लेसेंटा की बात करें तो ह्यूमन प्लेसेंटे का वेट 500 ग्राम होता है। इसका ब्लड जो होता है ह्यूमन प्लेसेंटा में 500 ml होता है, और हीमोकोरियल नेचर का ये प्लेसेंटा होता है, हीमोकोरियल नेचर का ये प्लेसेंटा होता है। इसके शेप की बात करें हम लोग तो डिस्क्वाइड शेप का होता है। फीटस और प्लेसेंटा में रेशियो 6:1 का होता है, प्लेसेंटा और फीटस में रेशियो 1:6 का होता है। फीटस और प्लेसेंटा का वेट दोनों का मिला के 3 किलो 500 ग्राम होता है, मतलब फीटस 3 किलो तक हो सकता है और प्लेसेंटा तो 500 ग्राम का होता ही है। ठीक है, डायमीटर की अगर हम बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर होता है प्लेसेंटा का, और प्लेसेंटा की जो थिकनेस होती है वो सेंटर में 25 से 30 सेंटीमीटर और पेरीफेरी पे 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एक योक एग्स कई प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन जो है हम अभी करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योक एग्स टाइप्स, योग के आधार पर एग जो है वो कई तरीके के होते हैं। ठीक, तो पहले तो अपन देखें कि जो योग है वो बनता कैसे है। ठीक है, क्लिटोएक योग एग जो होते हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में सफिशिएंट अमाउंट में बनता है, और ये जो है इसके अंदर मोस्टली एक कवर होता है। आप लोगों ने अंडा तो देखा ही होगा मुर्गी का, उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है और साइटोप्लाज्म भरा होता है, और फिर उसके बीच में एक पीले कलर का येलो पार्ट होता है जो कि लिपिड ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और ये जो है येलोइश होता है, इसको ही हम योग कहते हैं। ये बनता है किससे, इसके बनने की प्रोसेस बीटेलोजेनेसिस कहलाती है। योग के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बीटेलोजेनेसिस कहलाती है। बीटेलोजेनेसिस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ योग होता है और ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, क्लिडोइक एग जो होते हैं हमने आपको बताया ही है कि जितने भी पक्षी होते हैं, मुर्गे का अंडा तो आपने देखा ही है, उसमें सबसे अच्छा योग पाया जाता है। तो वर्ड्स जो होते हैं बर्ड्स के अंदर, फिश के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर, इन सभी के अंदर जो क्लिडोइक एग होते हैं उनमें सफिशिएंट अमाउंट में जो है योग पाया जाता है। बेसिस ऑफ योग अगर हम देखें तो एग ये लेसिथल, माइक्रोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल 3 तरह के होते हैं, जिसमें वह अंडा जिसके अंदर योग नहीं पाया जाता है उसको हम एलेसिथल बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो होता है वो एलेसिथल योग पाया जाता है। ठीक है, एग पाया जाता है एलेसिथल। मैमल्स के अंदर जितने भी हैं उनके अंदर एलेसिथल ही पाया जाता है। वे अंडे जिनके अंदर लिटिल अमाउंट में योग पाया जाता है, कम अमाउंट में,
तो जितने भी इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनके अंदर और एम्फिओक्सस के अंदर ऐसी स्थिति होती है। अब मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल भी बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में योग पाया जाता है सफिशिएंट अमाउंट में, तो वो पक्षी, बर्ड्स, रेप्टाइल्स इनके अंदर होता है, बोनी फिशेस होती हैं उनके अंदर होता है, ये सब पाया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। चौथा जो होता है उसको मीजोलेसिथल बोलते हैं, आइसोलेसिथल और टीलोलेसिथल। ये 6 तरह के अंडे योग के आधार पर होते हैं। बाकी आप लोगों को आगे हम इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो बताएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नोट्स बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।